प्रिय शिक्षार्थियों, आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी के एक महत्वपूर्ण पाठ निबंध कैसे लिखें पर चर्चा करने जा रहे हैं। निबंध लेखन वास्तव में एक कला है और इस कला का पूरा ज्ञान होना जरूरी है। यह विषय इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर निबंध पूछे जाते हैं और इसके अंक भी बहुत अधिक होते हैं। निबंध इस मायने में महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें विचारों की एक श्रृंखला होती है, क्रमबद्धता होती है। विद्यार्थी यह समझते हैं कि वे निबंध लिखने में पारंगत हैं, लेकिन वस्तु स्थिति इससे भिन्न है। क्योंकि हमारे मन में जो भी विचार आता है, हम समझते हैं हम कुछ भी निबंध में लिख सकते हैं, लेकिन निबंध का अपना एक विज्ञान है, उसकी एक अलग कला है, वह कौशल है। इसलिए आज की चर्चा में हम विस्तार से उन सारे मुद्दों पर बात करेंगे जो निबंध से संबंधित हैं, जैसे निबंध के प्रकार, निबंध के अंग और हमें कौन कौन सी तैयारी करनी चाहिए, उसका आपको अभ्यास कैसे कराना है, सारे बिंदुओं पर हम बात करेंगे। और आज चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं हमारे साथ प्रोफेसर पीसी टंडन जी, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं और हिंदी के क्षेत्र में एक सुप्रसिद्ध समीक्षक हैं। खास तौर से पत्रकारिता और अनुवाद में उनका विशेष योगदान रहा है। तो आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी नमस्कार, बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आज विद्यार्थियों के लिए इस पाठ के अंतर्गत, इस चर्चा के अंतर्गत रखा गया है, वह है निबंध लेखन। हम जानते हैं कि निबंध वस्तुतः जो रचनाकार है, जो लेखक है निबंध का, उसके पूरे व्यक्तित्व का बोध निबंध से होता है। वह विषय को किस तरह से समझ पाया है, आत्मसात कर पाया है, किस तरह से व्यक्त कर पा रहा है। इसी तरह उसकी लेखन शैली और भाषा जो है वह भी उसके व्यक्तित्व की पहचान है। और निबंध को बहुत सहजता से ना लेकर उसे गंभीरता से लेना चाहिए, उपेक्षा भाव से नहीं लेना चाहिए। विद्यार्थी सामान्यतः यह समझते हैं कि निबंध के लिए तो किसी तैयारी की आवश्यकता है ही नहीं, कोई भी निबंध आएगा तो हम लिख लेंगे। लेकिन वस्तुतः स्थिति इसके विपरीत है, क्योंकि निबंध हमें बहुत अधिक अंक भी दिलवाता है और हमारी पहचान को भी रेखांकित करता है। निबंध हमारी व्यवस्थित सोच का भी परिचायक है। हम क्रमबद्धता के साथ किसी भी विषय पर कैसे सोच पाते हैं। कई बार निबंधों के लिए कुछ शब्द संख्या निश्चित होती है, 300 शब्द में, 500 शब्द में, 800 शब्द में, 1000 शब्द में निबंध लिखना है। तो हम कम शब्दों में अधिक से अधिक प्रामाणिक, महत्वपूर्ण और गंभीर तमाम तथ्यों के साथ, उद्धरणों के साथ अपनी बात को कैसे शब्दों में बांध पाते हैं। इससे यह ज्ञात होता है कि जो विद्यार्थी है वो कितना व्यवस्थित है और उसके जो स्रोत हैं सामग्री के, क्योंकि निबंध लेखन से पहले हमें सामग्री का संकलन भी करना होता है, वो पूरा उसे क्रमबद्धता के आधार पर व्यवस्थित भी करना होता है। ये उसी तरह है जैसे किसी पुस्तक को लिखते समय हम उसकी एक अनुक्रमणिका बनाते हैं। उस अनुक्रमणिका का एक वैज्ञानिक क्रम भी होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि जो 5वां अध्याय है वो पहला बन जाए और पहला अध्याय जो है वो 5वां या 6ठा बन जाए। उसकी पूरी एक श्रृंखलाबद्धता होती है, क्रमबद्धता होती है और कदम दर कदम, चरण दर चरण हम उसमें आगे बढ़ते हैं। यही निबंध की पहचान भी होती है। निबंध बहुत तरह के होते हैं, हम जानते हैं। निबंध के अंग भी हैं और निबंधों के प्रकार भी हैं, फिर निबंधों की भाषा और शैली भी है, फिर निबंधों की विषय वस्तु के आधार पर वर्गीकरण या विभाजन भी है। हम अगर सैद्धांतिक दृष्टि से बात करें तो जैसे हर विधा का, चाहे वो कविता हो या गद्य की विधाएं हो, कहानी, उपन्यास, नाटक आदि आदि, इन सब का भी एक सैद्धांतिक पक्ष है, उसकी एक थ्योरी है, एक सिद्धांत है कि उनको लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना है, किस प्रकार से उनकी व्यवस्था की जानी चाहिए। ऐसे ही निबंध भी एक विधा है,
और निबंध चाहे साहित्यिक निबंध हो या गैर साहित्यिक निबंध हो, सामान्य विषयों से संबद्ध हो या सांस्कृतिक, सामाजिक और शैक्षिक आदि विषयों से संबद्ध हो, उन सब में हमें इन सैद्धांतिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए और बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है। और विद्यार्थियों, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है और आगे चलकर हमें न केवल इस विद्यालयी शिक्षा में, विश्वविद्यालयी शिक्षा में, अपितु अपनी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं आगे चलकर, जिनके माध्यम से हम रोजगार की तलाश में निकलते हैं, वहां भी निबंध के माध्यम से हमारे भाषिक अधिकार की परख की जाती है। हम वह भाषा कितनी जानते हैं। इधर विगत कुछ दिनों में मोबाइल ने, कंप्यूटर ने हमारी भाषा को बहुत आघात पहुंचाया है, क्योंकि हमें अभ्यास हो गया है कंप्यूटर और मोबाइल की भाषा में लिखने और बोलने का। तो वो सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी है कि निबंध लेखन में जब हम विधिवत लेखन करते हैं तो हमें भाषा के औपचारिक रूप का ध्यान रखना चाहिए, वैयाकरण सम्मत भाषा का प्रयोग करना चाहिए और विषय को हम तथ्यों के साथ, प्रमाणों के साथ कैसे प्रस्तुत करें, इसकी समझ भी हमारे पास होनी चाहिए। इसलिए निबंध लेखन एक महत्वपूर्ण विधा है और इसके माध्यम से हमें अपने अर्जित ज्ञान का प्रमाण देना होता है कि हमने कितना प्रामाणिक इस विषय पर अध्ययन किया है, खोज की है और हम कितनी प्रामाणिकता के साथ उसे प्रस्तुत भी कर रहे हैं। तो विद्यार्थियों, अब हम निबंध लेखन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पक्ष हैं, कुछ मुद्दे हैं, कुछ बिंदु हैं, उन पर एक बार दृष्टि डाल लें ताकि हमें ज्ञात हो कि निबंध लेखन से पहले हमें किन किन बातों की तैयारी करनी चाहिए। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं कि निबंध के प्रकार, निबंध के कितने प्रकार होते हैं, वो कितने प्रकारों से लिखा जा सकता है। हालांकि हमने यहाँ वर्णनात्मक निबंधों की, विचारात्मक निबंधों की और भावात्मक निबंधों की 3 श्रेणियां बनाई हैं। ये श्रेणियां इससे अधिक भी बन सकती हैं। ऐसा नहीं है कि हम इन 3 में ही इन्हें सीमित करें। अपेक्षा अनुसार मान लीजिए तथ्यात्मक निबंध लिखना है तो तथ्यात्मक भी लिख सकते हैं और इसी प्रकार से इनको बढ़ाया भी जा सकता है। लेकिन वर्णनात्मक यानी जहां पर किसी भी दृश्य का, घटना का वर्णन विस्तार से बताया जाए ताकि विद्यार्थी या पाठक जो है वो उसे ग्रहण कर सके, उसके सामने पूरा बिंबात्मक प्रस्तुतिकरण हो सके, चित्र बन सके। विचारात्मक निबंधों में हम विषय को लेकर कुछ विचारों की बात करते हैं, किस तरह का वैचारिक वैभव हमारे पास है, हम उस संदर्भ में क्या सोच रहे हैं और किस तरह से हम अपनी बात को अपने विचारों से पुष्ट करते हैं, उसको प्रमाण के साथ सिद्ध करने की कोशिश भी करते हैं। और किसी मुद्दे को लेकर वो समकालीन समस्या हो सकती है, वो चुनौती हो सकती है, उसके संदर्भ में हमारा क्या विचार है, समाज में क्या घट रहा है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये तमाम तरह के पक्ष विपक्ष के खंडन मंडन के साथ हम निबंध के अंदर विचारों को पिरोने की कोशिश भी करते हैं। और भावात्मक निबंधों में कुछ इस प्रकार के विषय भी होते हैं जहां पर मान लीजिए परिवार की भावना है, समाज की भावना है, संबंधों की भावना है, संवेदनात्मक स्थितियां हैं, उनको लेकर मान लीजिए वृद्धों की समाज में स्थिति को लेकर हमें निबंध लिखना है, तो जो भावात्मक संस्पर्श होना चाहिए अनुभूति के स्तर पर, वह सारी चीजें इसके अंतर्गत शामिल होती हैं। इसी प्रकार दूसरा जो पक्ष है वह है निबंध के अंगों का, जिसमें निबंध के अंगों पर हमें विचार करना होता है। निबंध के मोटे तौर पर अगर हम देखें तो हम 3 अंगों की बात कर रहे हैं। सबसे पहला भूमिका है, इसे हम विषय प्रवेश भी कह सकते हैं। हम किसी भी निबंध की तरफ जाना चाहते हैं तो हमारा विषय में प्रवेश कैसे हो, उसके लिए हम एक भूमिका बनाते हैं। उस भूमिका में थोड़ी सी सैद्धांतिक चर्चा भी अगर हो जाए, जब मान लीजिए कि निबंध ऋतुओं पर है या पर्यावरण पर है, तो पर्यावरण के बारे में, ऋतु के बारे में थोड़ी सी चर्चा हो जाए और फिर आगे चलकर क्रमशः हम उसमें बढ़ते चले जाएं। तो भूमिका जो है वो एक प्रकार से पाठक को बांधती है और विषय की ओर अग्रसर होने के लिए प्रेरित करती है, इसलिए इसको प्रवेश द्वार भी कहते हैं। विषय वस्तु, जिस विषय पर हम निबंध लिख रहे हैं उस विषय की क्रमबद्धता के साथ प्रस्तुति, उसे अलग अलग अनुच्छेदों में या उपखंडों में, खंडों में हम बांटते चलते हैं। तो विषय वस्तु की प्रस्तुति का भी एक सिलसिला, एक क्रम होता है, क्रमबद्धता होती है, उसी के तहत फिर हम इसकी चर्चा करते हैं। और फिर तीसरा और अंतिम बिंदु है इसमें उपसंहार। उपसंहार एक तरह से निष्कर्ष है। पूरे निबंध में
जो भी विवेचना हमने की है उसमें हमारी मान्यता या हमारी स्थापना क्या है, या हमारा निष्कर्ष या सार क्या है, जिसके माध्यम से हम ये बताते हैं कि अब तक जो कुछ हमने इस निबंध में लिखा पढ़ा उसकी अगर एक समरी टाइप का, एक सार टाइप का, जिसमें मूल रूप से जो हमारी मान्यताओं की प्रतिष्ठा है उसका बोध भी कराया जाता है। तो यह उपसंहार है और इन तीनों खंडों के अध्ययन से परीक्षक एक तरह से मूल्यांकन करता है कि विद्यार्थी ने या निबंध लेखक ने विषय को किस तरह से प्रस्तुत किया है। इसी तरह ये तीसरा एक भाग है, हिस्सा है, जिसको हम निबंध लेखन की तैयारी कहते हैं। निबंध लेखन कैसे किया जाए, ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे परीक्षा में जाने से पहले हम उसकी तैयारी करते हैं, जैसे कहीं इंटरव्यू देने जाना है तो उसकी तैयारी करते हैं, या कहीं मान लीजिए सेनानी को बॉर्डर पर जाना है तो उसकी तैयारी करता है। तो किसी भी कार्य के लिए हम तैयार होकर जाते हैं तो हमें एक आत्मविश्वास मिलता है और हम उस लक्ष्य पर विजय हासिल भी कर पाते हैं। निबंध लेखन भी वस्तुतः एक इसी तरह की विधा है जिसमें सबसे पहले हम विषय चयन करते हैं। अगर मान लीजिए आपके सामने विकल्प है कि 5 निबंध दिए हैं, उनमें से किसी एक विषय पर आपको बात करनी है, तो आप उन 5 में से किसी एक का चयन किस आधार पर करें। आपकी अभिरुचि किस में है, आपके पास ज्ञान या जानकारियां किस विषय पर हैं, आपके पास तथ्य और प्रमाण किस विषय पर हैं, उद्धरण किस विषय पर हैं, या मान लीजिए कुछ मतों को आपने उद्धृत करना है विद्वानों के या उससे संबंधित किसी विशेषज्ञ के, तो उनकी जानकारी है कि नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि विषय चयन करते समय हमें यह भी देखना चाहिए कि हम जिस विषय पर निबंध लिख रहे हैं वह प्रामाणिक हो, वह केवल वायवी ना हो, उसमें हर बात का एक प्रमाण रहना चाहिए, तो वो प्रमाण सिद्ध होना चाहिए। दूसरा बिंदु है रूपरेखा का निर्माण। रूपरेखा का निर्माण बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी भवन का निर्माण करने से पहले हम उसका एक मानचित्र बना लेते हैं। तो ये जो रूपरेखा है ये क्रमशः हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। हम पहले किस बिंदु पर बात करेंगे, फिर किस बिंदु पर बात करेंगे, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। तो इससे क्या होता है कि पहले बिंदु का दूसरे से, दूसरे का तीसरे से एक अंतः संबंध बनता चलता है और जैसे मार्ग खुलता चला जाता है। एक मुख्य मार्ग से चल रहे हैं और फिर छोटे छोटे कई मार्ग उसमें निकलते चलते हैं, उन सबको संस्पर्श करते हुए हम अपने मुख्य मार्ग को नहीं छोड़ते, लेकिन जो छोटे छोटे मार्ग हैं उनसे जुड़ते हुए उन सबको एक श्रृंखला में बांधते चलते हैं। तो विषय वस्तु में जो मुख्य विषय वस्तु है उस पर तो बात करते ही हैं, साथ साथ उससे संबद्ध कुछ अन्य मुद्दे जो उसे पुष्ट करते हैं, प्रमाणित करते हैं, उनको भी हम साथ साथ लेते हुए चलते हैं। तो रूपरेखा जैसे पुस्तक की एक रूपरेखा बनाते हैं, जैसे शोध प्रबंध की एक रूपरेखा बनाते हैं, ऐसे ही निबंध की भी एक क्रमशः विधिवत रूपरेखा अगर बन जाती है तो हम उसके साथ सही तरह से न्याय कर पाते हैं। और फिर तीसरा अंतिम बिंदु है उपसंहार। इसमें भी निबंध लेखन के प्रारंभ में जो चीजें हमने सोची थी कि हम इस निबंध में इन इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, विवेचन करेंगे, उन सब को क्रमशः अंत में लाकर हम फिर एक प्रकार से दोहराते हैं कि इसमें हमने इन इन मुद्दों पर विचार किया। ये सूचनात्मक नहीं होता, ये उपसंहार भी काफी हद तक विवेचनात्मक ही होता है, ताकि पाठक को अंत में आकर एक तरह से सारे पूर्व विचारित मुद्दों पर पुनर्विचार करने का, पुनर्स्मरण करने का या दोहराने का एक अवसर भी मिल जाता है। तो निबंध लेखन की तैयारी में हम इन 3 विशेष मुद्दों पर भी चर्चा करते हैं और हमें करनी चाहिए। और अन्य विचारणीय बातें, कुछ अन्य बातों पर भी अगर हम देखें तो निबंध में 2 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक, उसकी भाषा। हम जानते हैं कि भाषा व्यक्ति के व्यक्तित्व की पहचान होती है। हम कैसा बोलते हैं, हम कैसा लिखते हैं, इससे हमारे पूरे व्यक्तित्व को प्रतिबिंबित किया जाता है। तो जब हम निबंध लिखने बैठते हैं तो हमारे पास शब्दों का चयन सटीक, सार्थक होना चाहिए, वाक्य विन्यास व्याकरण सम्मत होना चाहिए, और जल्दी जल्दी में हम भाषा में वर्तनी की या व्याकरणिक व्यवस्था की अशुद्धियां न करें। हम बड़े धैर्य से, बड़े संतुलन से भाषा का चयन करते हैं, प्रयोग करते हैं, और भाषा का विषयानुकूल चयन। अगर मान लीजिए कि ऐतिहासिक विषय है
तो फिर उसी तरह की भाषा का मनोवैज्ञानिक विषय है तो उसी प्रकार की शब्द चयन का आधार हमारे पास होना चाहिए। विषय अनुकूलित भाषा और उसी प्रकार के शब्दों का चयन भी हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इस तरह भाषा जो है वो निबंध में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि भाषा ही पाठक को आकृष्ट भी करती है और भाषा ही निबंध के प्रति पढ़ने से उदासीन भी बना देती है। तो हमें यथासंभव कोशिश करनी है कि निबंध विषय से तो रोचक हो ही, संपूर्ण हो ही, लेकिन भाषा से वह सोने में सुहागे जैसी भूमिका बना दे। और दूसरा जो मुख्य बिंदु है वह है रूपाकार। रूपाकार में हमें यह तय करना होता है कि यदि 300 शब्दों का निबंध है तो ऐसा ना हो कि हम उसे 600 शब्दों तक, 500 शब्दों तक लिए जा रहे हैं। अगर 100 शब्दों में, 200 शब्दों में, 400 शब्दों में जैसी की अपेक्षा की जा रही है उसको ध्यान में रखते हुए, और दूसरा उस निबंध की जो संरचना है उसे कैसे हमें विषय वस्तु के आधार पर अलग अलग अनुच्छेदों में बांटते चलना है, और शीर्षक किस प्रकार से उसका निर्धारित करना है, या अगर शीर्षक दिया है तो उस शीर्षक को हम कैसे सार्थक सिद्ध करेंगे निबंध के अंतर्गत, यह भी उसके रूपाकार का ही एक हिस्सा है। तो इस प्रकार से हम निबंधों की जो हमने जिनकी चर्चा की, अंगों की भूमिका है, विषय प्रवेश है, उपसंहार है, इनको ध्यान में रखते हुए उसके रूप और आकार की पूरी व्यवस्था का निर्धारण हमें इसके अंतर्गत करना होता है। तो इस प्रकार निबंध लेखन में ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको हमें ध्यान में रखकर चलना होता है। आइए अब हम निबंध संबंधी कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों और बिंदुओं पर विचार करने के बाद इस पाठ का, जिसे हम निबंध कैसे लिखें शीर्षक से पढ़ रहे हैं, इसका सार क्या है, इसको वीडियो से एक बार देख लें, समझ लें, ताकि क्रमशः इसके अंतर्गत किन किन बिंदुओं को उठाया गया है उस पर हम जानकारी हासिल कर सकें। प्रिय शिक्षार्थियों, निबंध लिखते समय इन बातों को जानना जरूरी है। मुहावरों का यथास्थान प्रयोग करने से निबंध में प्रभावोत्पादकता बढ़ जाती है। निबंध में एक बिंदु पूरा होने पर ही दूसरे बिंदु को शुरू करना चाहिए। वाक्य रचना में कसावट व सहजता का ध्यान रखा जाना चाहिए। भूमिका और उपसंहार में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। निबंध के विषय के अनुरूप वर्णन, उदाहरण, कल्पना अथवा विश्लेषण होना चाहिए। प्रिय शिक्षार्थियों, जिस तरह से ये चर्चा चल रही है, इस चर्चा से यह स्पष्ट हो गया कि जो निबंध है वह वास्तव में एक कला है और उसे हृदयंगम करने के लिए, उसमें काबिलियत हासिल करने के लिए हमें उसका पूर्ण ज्ञान होना जरूरी है। तो आज हमारे साथ विशेषज्ञ टंडन साहब हैं, उनसे हम कुछ प्रश्न करेंगे इस पाठ से संबंधित, और इस परिचर्चा से हम ये कोशिश करेंगे कि यह विषय आपको और भी स्पष्ट रूप से आपके सामने आए। तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि वर्णनात्मक, विचारात्मक और भावात्मक निबंध होते हैं, तो इस तरह से और भी इसकी श्रेणी बनाई जा सकती है, जैसे सामाजिक निबंध, सांस्कृतिक निबंध, शिक्षापरक निबंध, विज्ञान से संबंधित निबंध। तो निबंध के जो विभिन्न प्रकार हैं, तो विद्यार्थियों को उनमें क्या और ध्यान देने की जरूरत है, उसके संबंधित ज्ञान लेने की जरूरत है? हाँ, दरअसल ये ठीक बात है कि निबंधों के बहुत सारे प्रकार बन सकते हैं और होते भी हैं। हम लोग निबंध संबंधी जो पुस्तकें मिलती हैं उनमें इसको देख भी पाते हैं कि जो वर्गीकरण है, जैसे राजनीति से संबंधित निबंध है या राजनेताओं से संबंधित निबंध है, उनका एक वर्ग बन जाता है। पर्यावरण को लेकर, प्रदूषण को लेकर, ऋतुओं को लेकर, मौसम को लेकर, वातावरण को लेकर एक वर्ग बन जाता है। इसी प्रकार व्यायाम को लेकर, खेलों को लेकर या स्वास्थ्य लाभ आदि को लेकर, योग को लेकर, इस तरह से भी एक वर्ग बन जाता है। फिर हम शिक्षा के क्षेत्र में भी इस तरह का वर्गीकरण, जैसे पुस्तकालय को लेकर उसके क्या लाभ हैं, पुस्तकालय की उपादेयता क्या है, या हमारे सबसे अच्छे मित्र के रूप में पुस्तक की भूमिका क्या है। फिर शिक्षा नीति को लेकर भी निबंध लिखे जा सकते हैं। इसी प्रकार से अन्य अनेक वर्ग, जैसे मान लीजिए पर्व उत्सव का एक वर्ग है, उस पर भी बहुत सारे निबंध, राष्ट्रीय पर्व हैं, सामाजिक पर्व हैं, तो ये सारे भी उसमें लिखे जाते हैं। तो कुल मिलाकर निबंधों के ये जो श्रेणियां हैं ये अनेक प्रकार की हैं। और करंट अफेयर्स भी अक्सर पूछे जाते हैं। बिल्कुल, समकालीन समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, प्राकृतिक आपदा है या जनसंख्या की समस्या है, या इसी प्रकार से जो प्रतियोगिता में अनेक प्रकार के प्रश्न, जिससे हमारे त्वरित ज्ञान का
बोध होता है, वो सारी प्रश्न भी इस निबंध के सूक्तियां अंतर्गत- भी पूछी जाती हैं कई हाँ, बार। कभी कभी शीर्षक में सूक्ति रख दी जाती है, धीरज धर्म मित्र अरुनारी, इस पर निबंध लिखना है, या मान लीजिए नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इस पर निबंध लिखना है। तो लोकोक्ति, सूक्ति, इस तरह के आधार भी निबंध लेखन के बनते हैं। और विद्यार्थियों को ये जब तक उसका बोध नहीं होगा, उसका अर्थ ज्ञात नहीं होगा, तब तक वो उसे ठीक से लिख नहीं पाता है। और दूसरा एक और सवाल आता है कि क्या इसमें क्रमबद्धता की आवश्यकता होती है निबंध में? बिल्कुल, क्रमबद्धता बहुत आवश्यक है। ये जैसे हमारे जीवन में सुबह उठने से लेकर संध्या तक भी कार्यशैली और उसकी एक क्रमबद्धता सुनिश्चित होती है। हम उठते हैं, फिर स्नान करते हैं, फिर पूजा करते हैं, या अपने इष्ट को याद करते हैं, फिर अपने काम पर जाते हैं, तो एक क्रम है। ऐसा नहीं है कि हम ये क्रम को बदल देते हैं। तो निबंध में भी एक श्रृंखला है। आपको प्रारंभ में भूमिका देनी है, भूमिका के बाद फिर हमें विषय वस्तु देनी है, विषय वस्तु के अंदर फिर हम उसकी पूरी विभाजन उपशीर्षकों में, उपखंडों में, अनुच्छेदों में कर देते हैं। तो एक क्रम बनता है। यह सुनिश्चित होगा तो निबंध प्रभावी होगा, वह अपने हमारे जो पाठक हैं निबंध के, उनके लिए बड़ा रोचक भी बनेगा और उनके अंदर एक अभिरुचि भी पैदा हो जाएगी। विद्यार्थियों को जिज्ञासा होती है कि अगर हम किसी उदाहरण के माध्यम से विषय को शुरू करें तो शायद ज्यादा प्रभावशाली होगा, इसमें क्या विचार है? कभी कभी इस प्रकार के निबंध भी मिलते हैं और वो अच्छी बात है, लेकिन प्रासंगिक होना चाहिए। जो प्रारंभ में मान लीजिए हम कोई कविता की पंक्तियां उद्धृत कर रहे हैं, अगर राष्ट्रीय चेतना पर निबंध लिखना है, राष्ट्रीय जागरण पर निबंध लिखना है, और हमने प्रारंभ में ही कोट कर दिया हिमाद्रि तुंग शुंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला, तो ये जो व्यवस्था, या मान लीजिए हमने जो राष्ट्रीय चेतना के हमारे बड़े बड़े कवि हैं, माखनलाल चतुर्वेदी हैं, उनकी किन्हीं काव्य पंक्तियों को उद्धृत कर दिया। कभी कभी हम किसी गद्यकार की राष्ट्रीय चेतना विषयक पंक्तियों को भी प्रारंभ में उद्धृत करते हैं, तो वो भी एक प्रकार से स्वागत कक्ष है निबंध का। इस तरह की पंक्तियां जो हैं वो पाठक को एक तरह से प्रेरित करती हैं और विषय प्रवेश के बाद अंतः कक्ष में जाने के लिए बाध्य भी करती हैं। तो वो जिज्ञासा पैदा करती हैं, अभिरुचि पैदा करती हैं, और इसलिए इस तरह से अगर हम प्रारंभ करते हैं तो निबंध बहुत अच्छा भी कई बार बन जाता है। डॉक्टर साहब, एक कहें कि उदाहरण के माध्यम से हम विद्यार्थियों को समझाना चाहें, जी, जैसे आपने राष्ट्र प्रेम बताया, तो किस तरह से विषय को उठाना चाहिए और उसका विस्तार करते हुए उपसंहार तक जाना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो हमें विश्लेषणात्मक दृष्टि से उस विषय को व्याख्यायित करना चाहिए। अगर हम विषय को व्याख्यायित करते हैं तो उसके दो तरीके हैं। पहला ये कि आप किसी काव्य पंक्ति को, किसी उद्धरण को देकर अपनी बात प्रारंभ कर सकते हैं, या इनका उपयोग आप निबंध के बीच में भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप निबंध लिख रहे हैं पर्व उत्सवों के महत्व पर, तो पर्व उत्सव कई प्रकार के हैं, और वो सामाजिक पर्व भी हैं, राष्ट्रीय पर्व भी हैं, फिर उसमें भी, क्योंकि भारत तो सांस्कृतिक वैविध्य का देश है, और इसमें अलग अलग राज्यों में जो पर्व उत्सव आदि समय समय पर बनाए जाते हैं वो क्या हैं, इनकी पूरी तथ्यात्मक जानकारी हमारे पास हो तो हम बेहतर ढंग से उसे प्रस्तुत कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि विद्यार्थी प्रमाण के बिना इन सब विषयों पर केवल हवा में बात करने लगता है, वो नहीं करनी चाहिए। ये पुख्ता कब होगा? जब आपके पास तथ्य होंगे, प्रामाणिक जानकारियां होंगी, कुछ ऐसे कवियों, लेखकों, विचारकों, चिंतकों के मत होंगे। उससे क्या होता है कि हम अपनी बात को विद्वानों के मत से पुष्ट करते चलते हैं। जो हम कह रहे हैं वो हमसे पूर्व जो उस विषय के विशेषज्ञ हैं, स्थापित विद्वान हैं, वो उस पर अपनी बात कह चुके हैं। तो तथ्यों को श्रृंखलाबद्ध क्रम से प्रस्तुत करना और उसके आधार पर फिर निष्कर्ष निकालना, ये बड़ा जरूरी होता है। उपसंहार में पूरे निबंध का सार वो आता है, लेकिन स्थापना के रूप में आता है, मान्यता के रूप में आता है। वो केवल गणना के रूप में नहीं आता कि हमने इस निबंध में ये पढ़ा, हमने ये पढ़ा, ऐसा नहीं होता। हम क्रमशः उसको दोहराते हुए और उस स्थापना, उस मान्यता को प्रतिपादित करते हुए निबंध का समाहार करते हैं, ताकि निबंध को अंत में अगर उपसंहार में विद्यार्थी पूरी तरह से दोहराना चाहता है तो उस उपसंहार के माध्यम से उसे दोहरा भी सकता है वो। और जैसे विस्तार जब विद्यार्थी करते हैं तो उसमें पक्ष और विपक्ष दोनों को उद्घाटित करना चाहिए। एकदम, विषय कोई भी हो, मान लीजिए विज्ञान वरदान है या अभिशाप, इस पर निबंध लिखना है, तो हमें
खंडन और मंडन की प्रवृत्ति अपनानी चाहिए। हमें ये नहीं कि हम विज्ञान का युग है, विज्ञान से हम जीवन में चांद पर पहुंच गए, हमने मंगल ग्रह पर ये सारी बातें ठीक हैं, होनी चाहिए, ये इसका पक्ष है। लेकिन विज्ञान के कारण समाज को या मानव संस्कृति को जो नुकसान हो रहे हैं, विज्ञान के कारण हमारी जीवन शैली में जो बदलाव आ रहे हैं, विज्ञान के कारण हमारे स्वास्थ्य पर जो प्रभाव पड़ रहा है, वो उसका दूसरा पक्ष है। तो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और हमें दोनों पहलुओं पर विचार करना है। ये अलग बात है कि हम अंत में यह प्रतिपादित करें कि साहब हम विज्ञान के माध्यम से राष्ट्र का विकास हो रहा है, होना चाहिए, हम इसके पक्षधर हैं। लेकिन इन खामियाजों के, इन हानियों के विषय में भी हमें गंभीरता से सोचना होगा ताकि भविष्य में हम इनके निदान को ढूंढ सके। तो ये एक तरह से मत के पक्ष और विपक्ष दोनों रूप हमारे सामने आने चाहिए। डॉक्टर साहब, निबंध को गद्य की कसौटी माना जाता है जी, तो इसका क्या तात्पर्य है? दरअसल ये बात बहुत महत्वपूर्ण ढंग से रेखांकित करके कही जाती है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी संवेदना से जाना जाता है और जो गद्य विधाएं हैं, जितनी भी विधाएं हैं, उनमें अगर सर्वश्रेष्ठ ज्ञान का परिचय लेना है, सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति कौशल का परिचय लेना है, तो निबंध उसकी कसौटी है। क्यों? क्योंकि निबंध का अर्थ ही है विधिवत भली प्रकार किसी विषय को शब्दों में क्रमानुसार बद्ध करना, बांध देना। अगर कोई व्यक्ति कम शब्दों में अधिक से अधिक बातों को व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत कर सकता है तो वह कुशल भाषा का, अभिव्यक्ति का और शैली का अधिकारी है। तो ये जो पहचान है ये निबंध के माध्यम से होती है। क्योंकि कभी कभी विद्यार्थी अनर्गल, अवांछित बातों को भी शामिल करता है, वो नहीं होनी चाहिए। तो ये बात ठीक है कि निबंधकार को, उसकी भाषा शैली को, उसके विषय बोध को अगर हम जान सकते हैं तो वो सबसे महत्वपूर्ण विधा निबंध है। इसलिए निबंध को कसौटी माना गया, क्योंकि गद्य लेखन भी कोई सरल लेखन नहीं है। ये गद्य की सारी विधाएं बहुत ही श्रम साध्य हैं, इनके प्रति एक साधना का भाव हमारे मन में रहता है। तो निबंध इस दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि निबंध में दुनिया का कोई भी विषय आ सकता है। आपको निरंतर अध्ययनशील बने रहना है और जो कुछ आप पढ़ते आ रहे हैं बाल्यकाल से, उसको अपने दिमागी कंप्यूटर में कहीं ना कहीं स्थायी रूप से फीड किया रहना है। क्योंकि कौन सी चीज कब काम आएगी, कौन सा उदाहरण कब काम आएगा, हम नहीं जानते। बहुत सारी सूक्तियां, बहुत सारी उक्तियां हमने बचपन में पढ़ी, लेकिन आज भी समय सापेक्ष हैं लोकोक्तियां। हम आज भी जब मौका होता है उनका उदाहरण देते हैं, तो वास्तव में जो हमारे साथी हैं, श्रोता हैं, पाठक हैं, वो अभिभूत हो जाते हैं कि देखो, संदर्भ सापेक्ष प्रयुक्ति, इसको उपस्थित करना, ये एक बड़ी उपलब्धि निबंध के लिए होती है। तो विद्यार्थियों, आज आपने निबंध कैसे लिखें इस पाठ पर कुछ जानकारियां हासिल की। कुछ चर्चा परिचर्चा में बहुत सारे मुद्दे हमारे सामने निकल कर आए। तो हम यह कह सकते हैं कि निबंध हमारे अध्ययन की जो पाठशाला है उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि हम प्रत्येक कक्षा में विद्यालय या विश्वविद्यालय स्तर पर निबंध का लेखन हमें करना पड़ता है। निबंध लेखन एक कला है और ये कला जो है वो आपके व्यक्तित्व को निखार कर उस विधा के माध्यम से प्रस्तुत करती है। तो मैं समझता हूं कि आज इस पाठ संबंधी जो जानकारियां हैं उन्हें आप अच्छी तरह समझ पाए होंगे और हमारी शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं कि आप परीक्षा में इसका रचनात्मक उपयोग कर पाएंगे। आज के लिए हम इस पाठ को, इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।